हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने अपनी कई सारी बुक सीरीज को लॉन्च किया है। उस बुक सीरीज के अंतर्गत हम एम लक्ष्मीकांत की बुक सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके हैं। आज हमारा ये पार्ट 3 है। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि 1853 के एक्ट के बाद से 1892 तक की क्या कहानी है, किस तरीके से क्राउन के रूल ने भारत में औपनिवेशिक दास्ता को बढ़ाया और किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हुआ। तो चलिए देखते हैं अपने इस तीसरे पार्ट में 1853 से लेकर 1892 की कहानी। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी 1853 तक की कहानी कंप्लीट कर ली थी और आज हम 1858 से लेके 1947 तक की कहानी के अंतर्गत 1892 तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1853 के अधिनियम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया था कि अब कंपनी कितने दिन तक भारत में शासन करेगी, बट ये निश्चित था कि किसी भी समय क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से समाप्त कर सकता है। आपको पता हो, इसी समय जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो मॉडर्न इंडिया में देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने कई सारे क्षेत्रीय राजाओं को किसी न किसी तरीके से उनकी रियासतों को हड़प लिया था, जो कि एक बहुत बड़ा भाग ब्रिटेन के अधीन कर लिया गया। जिससे हुआ क्या कि जो क्षेत्रीय राजा थे या क्षेत्रीय जो रियासतें थी वो काफ़ी नाराज हुई और अन्य भी कई कारण थे, जिनमें से कुछ सैनिक कारण भी थे, कुछ सामाजिक कारण भी थे और कुछ राजनीतिक कारण भी थे। वो कारण किस तरह से उभरे, उन्होंने किस तरह से 1857 के विद्रोह को अंजाम दिया, ये सारी स्टोरी हम ऑलरेडी अपने मॉडर्न इंडिया की सीरीज में कंप्लीट करेंगे। हम बस यहाँ पे ये देखेंगे कि 1857 का जब विद्रोह हो गया उसके बाद क्राउन ने किस प्रकार भारत में शासन स्थापित किया और किस तरीके से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से वापस भेज दिया। समझ गए? और इसके पीछे उन्होंने जो फीचर्स अपनाए तो उसमें कैसे भारतीयों को धीरे धीरे करके शासन में शामिल करने की शुरुआत की और उसके क्या कारण थे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले द क्राउन रूल 1858-1947 तक की कहानी। इसमें हम ये देखेंगे कि 1858 से लेके 1892 तक क्या क्या गवर्नमेंट ने किया। तो जैसा कि आपको पता है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन की सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इम्प्लीमेंट किया। इसका क्या उद्देश्य था, तो आपको पता है कि This significant act was enacted in the wake of the revolt of 1857 as also known as the first war of independence or the सिपाही mutiny। कहने का मतलब 1857 के विद्रोह के बाद ये एक एक्ट काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण महत्ता रखता है। इसने क्या कहा कि हम गुड गवर्नमेंट को इंश्योर करेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को एबॉलिश करेंगे एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। क्लियर? जितनी भी पावर होगी, जितनी भी क्षेत्र होंगे और जितना भी रेवेन्यू से रिलेटेड इशू होगा वो सब का सब अब किसके अधीन कर दिया गया? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो देखते हैं इस एक्ट के फीचर क्या थे। आपको एक बात और याद रखनी चाहिए, ये एक्ट काफ़ी जल्दी में आया था तो इसके कुछ रिफॉर्म 1861 के एक्ट में किए गए। तो पहले हम इसके फीचर देखते हैं कि इसके कौन कौन से फीचर थे। तो पहला फीचर इसका क्या है? It provided that India henceforth was to the governed by and in the name of Her Majesty। कहने का मतलब इसने क्या किया कि भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया और गवर्नर जनरल का पदनाम बदल दिया। क्या किया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। वायसराय ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि महारानी का प्रतिनिधि। क्लियर? फिर आपको पता हो कि ये जो व्यक्ति थे ये कौन महोदय थे? पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और आपको एक मज़े की बात ये बताएं कि पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो उस समय थे वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। आपको पता जब 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत में गवर्नर जनरल थे। ठीक, आपको पता है 1833 में भारत का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया था। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई। दूसरा पॉइंट है हमारा, इट इंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 1784 की जो व्यवस्था शुरू हुई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि द्वैत शासन की, उसे 1858 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया।
अब आप बताइए, जब आप एक सिस्टम को समाप्त करोगे तो कोई नई बॉडी को तो जरूर बनाओगे, कोई नई संस्था का गठन जरूर करोगे। तो यही हुआ तीसरे पॉइंट में, इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी कि एक नए ऑफिस भारत के राज सचिव का गठन किया गया जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। क्लियर? कहने का मतलब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भारत सचिव जो होता था वो भारत के वायसराय के प्रति उत्तरदायी होता था? तो बिल्कुल नहीं, वो ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। अब आपको भी पता है कि जब एक सचिव की नियुक्ति की जाएगी तो उसको एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए एक 15 मेंबर की काउंसिल का गठन किया गया जो उसे असिस्टेट करती थी। और ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, यानी कि ये जो भी चीज़ें बताती थी वो सलाहकारी होती थी, वो बाध्यकारी नहीं होती थी। ठीक। और जो इस परिषद को हेड करता था वो कौन था? भारत सचिव। क्लियर? पांचवा पॉइंट है, इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सुइड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। कहने का मतलब इस कानून के तहत जो भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया वो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार दिया गया। और एक मजे की बात कि इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ये मुकदमा करेगी तो करेगी, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप इस पर भी मुकदमा कर सकते हो। ठीक। लास्ट में द एक्ट ऑफ 1508 was hereby confined to the empowerment of administration machinery by which the Indian government was to be suppressed and controlled in England. It did not alter in any substantial way the system of government that prevailed in India. कहने का मतलब कि 1858 के जो कानून के जो उद्देश्य थे प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना, उसको जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत की सरकार का अधीक्षण हो, उसका नियंत्रण हो। और इसने भारत में क्या किया कि जो व्यवस्था चली आ रही थी प्रशासन की उसमें कोई चेंज नहीं किया। डिड नॉट अल्टर एनी सिस्टम वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जैसा चला आ रहा था उसको वैसा ही बनाए रखा। इस तरीके से हमने अपना 1858 का एक्ट कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं 1861 की कहानी। मैंने आपको बताया था 1851 का जो एक्ट आया था वो जल्दी में आया था, इसलिए उसके 3 वर्ष बाद फिर से रिफॉर्म किए गए और उस एक्ट को नाम दिया गया 1861 का एक्ट। ठीक। आपको पता है 1857 के बाद आया। इसमें यह हुआ कि उन लोगों को जिन्होंने ब्रिटिश की सत्ता की मदद की भारत में बने रहने के, आपको पता हो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो कई सारी रियासतें ऐसी थीं जो अंग्रेजों का साथ दे रही थी और कई सारी रियासतें ऐसी थी जो उनके विरोध में थी। तो जिन्होंने साथ दिया उनको गिफ्ट तो प्रोवाइड करेगी ना गवर्नमेंट। तो उसी उद्देश्य से इन्होंने 1857 में ये चेंजेस किए कि हम 1861 के माध्यम से कुछ भारतीयों को कानून बनाने के प्रोसेस में शामिल करेंगे। क्लियर? तो आप देखोगे कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री, यानी कि उसने ये महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए अब भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इसलिए इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट्स वर इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1861, 1892 एंड 1909। कहने का मतलब उसने इसके लिए 3 एक्ट पारित किए। 1861 में कुछ भारतीयों को शामिल किया, 1892 में भारतीयों को शामिल किया और 1909 में। The Indian Council Act of 1861 is an important landmark in the constitutional and political history of India. क्यों लैंडमार्क है? क्योंकि इस एक्ट में भारतीयों को कानून बनाने के प्रोसेस में पहली बार शामिल किया गया। ठीक है। आपको इससे पहले पता है कि कई सारे भारतीयों को नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन इस बार कानून बनाने के प्रोसेस में शामिल किया गया। तो इसके फीचर कौन कौन से हैं? तो आप देखिए, पहला फीचर है इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय द एसोसिएशन इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। मैंने आपको बताया कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। It thus provided the Viceroy should nominate some Indians as non-official member। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ऑफिशियल मेंबर के रूप में नहीं, नॉन ऑफिशियल मेंबर यानी कि गैर सरकारी सदस्यों के रूप में वाइसराय को पावर दी गई कि आप उनको नॉमिनेट कर सकते हो और काउंसिल को एक्सपेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो।
इन 1862 लॉर्ड कैनिंग देन एज देन वायसराय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस, और इसी चीज़ को देखते हुए वायसराय ने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया। वो 3 इंडियन कौन कौन से थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में? द राजा ऑफ बनारस, द महाराज ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक है, इन लोगों ने इनकी मदद की थी, इसलिए इन्हें तीनों को अपॉइंट किया गया। दूसरा पॉइंट है, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसने जो सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस चली आ रही थी, आपको पता है 1833 के एक्ट में पीक पे सेंट्रलाइजेशन पहुंच गया था, जो 1773 से शुरू हुआ था। ठीक, तो इसने क्या किया, इस प्रोसेस को बदल दिया और यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। विकेंद्रीकरण का सामान्य सा अर्थ होता है कि पावर एक जगह सेंट्रलाइज न रह के अलग अलग जगह सेंट्रलाइज करना। जैसे कि पहले क्या हुआ, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की पावर को छीनकर बंगाल में केंद्रित कर दिया गया। अब उन्हें फिर से पुनः पावर लौटा दी गई, विधायी शक्तियाँ जो उनकी थीं। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें। फिर ये हुआ कि it also provided for the establishment of new legislative council of Bengal, northwestern provinces and Punjab, which were abolished in 1862, 1886 and 1897 respectively। यानी कि इसने बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1886 और 1897 में क्या गठन किया? बताइए, विधान परिषदों का। समझ गए, विधान परिषदों का इसने इन 3 क्षेत्रों में नई गठन किया। ठीक, फिर है चौथा पॉइंट, इट एम्पावर्ड द वायसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनिएंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस इन द काउंसिल। कहने का मतलब, इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। कहने का मतलब कि वायसराय की अब पावर को फिर से बढ़ाया जा रहा था कि आप इन क्षेत्र में भी कानून बना सकते हो। इट आल्सो गेव अ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब है विभागीय प्रणाली। विभागीय का मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग मिनिस्ट्री बनाना, जैसे लोक निर्माण विभाग की अलग मिनिस्ट्री बनाना, आप डेवलपमेंट के कार्य के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाना, या आप रिवर से रिलेटेड अलग मिनिस्ट्री बनाना। इस तरीके से उसने विभागीय सिस्टम को स्टार्ट किया। आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट के अंतर्गत आया, तो 1861 के अंतर्गत। क्लियर? तो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई। फिर आपको इसमें पता हो कि इट एम्पावर्ड द वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इसने वायसराय को अध्यादेश जारी करने की पावर प्रदान की, और इस अध्यादेश जारी करने की पावर कितने महीने थी? ऑर्डिनेंस वॉज 6 मंथ्स। जैसा कि आज भी आप देखते हो कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जब अध्यादेश पास करते हैं तो उनकी भी जो टाइम लिमिट होती है वो 6 मंथ्स होती है। क्लियर हो गई? अब अध्यादेश क्या मतलब होता है, ये क्यों लाया जाता है, इसी सीरीज में हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस यहाँ पे हम बेसिक देख रहे हैं। ठीक, अब आप देखोगे कि 1861 के बाद होता क्या है कि भारत में कई सारे विद्रोह होते हैं, कई सारी संस्थाएं ओपन होती हैं, चाहे वो बंगाल में ओपन हो रही हो, महाराष्ट्र में ओपन हो रही हो। कुछ संस्थाएं क्रांतिकारी होती हैं, कुछ संस्थाएं उग्रवादी होती हैं, कुछ नरमपंथी होती हैं, और ये अलग अलग तरीके से अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाती हैं। तो अंग्रेजों के मन में ये आता है कि इतनी संस्थाओं से लड़ने की अपेक्षा हम अपनी तरफ से एक ऐसी संस्था बनाएं जो एक मंच से अपनी मांगे मनवाए। ये दिमाग में उपज आई डफरिन के, और उन्होंने ह्यूम से कहा कि आप एक ऐसी संस्था का गठन कराइए जो कि हमारे अनुकूल ही हो। तो ह्यूम महोदय ने क्या किया, एक कांग्रेस रूपी संस्था का गठन कराया। अब कई सारी चीज़ों में इसमें विवाद है कि ये अंग्रेज़ों के लिए लाभकारी रही या भारतीयों के लिए लाभकारी रही। इसको हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया की सीरीज में। आपको बस बताने का मतलब ये है कि 1861 के बाद से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उभरना शुरू हुआ, और जो भारतीय पहले अंग्रेजों के हितैषी होते थे उनको अब ये एहसास होने लगा कि अंग्रेज हमारे ऊपर औपनिवेशिक दास्ता बनाए हुए हैं और हमारा शोषण कर रहे, हमारे उद्योग धंधे, हमारे यहाँ गरीबी, हमारे यहाँ भुखमरी के जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे सोचा कि हम इनसे आज़ादी मांगें। आज़ादी की शुरुआत इन्होंने की और कांग्रेस रूपी एक संस्था का गठन किया। क्लियर? तो कांग्रेस की क्या कहानी हम बाद में देखेंगे। इसी दौर में क्या हुआ, जब इन्होंने अपना दबाव बनाना शुरू किया तो ब्रिटेन की सरकार ने 1892 में एक एक्ट फिर से लाई
इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। हालांकि ये सदस्य अभी भी गैर सरकारी ही थे, सरकारी सदस्य नहीं आए थे, और इनको ये कहा गया कि आप बजट में बात कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट वोट नहीं प्रदान कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने इसकी बैक स्टोरी पढ़ी। तो हम ये देखते हैं कि 1892 के मेनली फीचर कौन कौन से हैं। तो आप देखिए, पहला फीचर है इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। कहने का मतलब इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई, बट उनकी मेजोरिटी ऑफिशियल से ज़्यादा नहीं रही, यानी कि मेजोरिटी में अभी भी सरकारी सदस्य ही रहे। क्लियर। अब मेजोरिटी में सरकारी सदस्य क्यों रहे? क्योंकि जब कोई कानून बनाया जाएगा और सपोज करो इन्होंने अगर उसका विरोध कर दिया तो कानून नहीं बन पाएगा, इसीलिए उन्होंने सरकारी सदस्यों को ही मेजोरिटी में रखा। आपके मन में आ रहा होगा सरकारी और गैर सरकारी का क्या मतलब होता है। सरकारी का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो लोग, गैर सरकारी का मतलब ये होता है जो उस समय गवर्नमेंट में नहीं होते बट उस सदन में जरूर होते हैं। ठीक, जैसे कि आप आज देख सकते हो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जितने भी मेंबर होंगे वो सरकारी हैं, और जो कांग्रेस या विपक्ष के अन्य नेता होंगे वो गैर सरकारी। क्लियर। दूसरा पॉइंट है इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गिव देम द पावर्स ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की और उन्हें बजट पर बहस करने, कार्यपालिका के प्रश्नों को पूछने का उत्तर देने के लिए भी अधिकृत किया, बट उन्हें वोटिंग का राइट नहीं दिया। वोटिंग का राइट 1909 में मिलता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट है इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वायसराय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल ऑफ कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कहने का मतलब इसने केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में भी गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय को शक्तियां प्रदान की। दूसरी बात, इसने that of the provincial legislative council by the governors on the recommendation of the district boards, municipalities, universities, trade association, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। साथ ही इसने प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को, जैसे जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर भी गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्ति करने की शक्ति प्रोवाइड की। कहने का मतलब गवर्नर की पावर को यहाँ पे भी बढ़ाया गया। ठीक। अब आप देखोगे कि इसके बाद कुछ वर्षों के बाद, 17 वर्षों के बाद फिर से एक नया एक्ट आता है जो 1909। तो 1909 और 1892 के बीच की क्या कहानी है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक। इसकी लास्ट क्या है? द एक्ट मेड ए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम ऑफ नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसने क्या किया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में जो गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति होती थी उसके लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी होगी, इलेक्शन तो किया गया बट यहाँ पे इलेक्शन जैसे वर्ड को यूज नहीं किया गया। ठीक। होता क्या था, इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली क्या कहा गया? नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। क्लियर। तो यहाँ पे चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। चुनाव शब्द का कब प्रयोग हुआ, किस तरीके से भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होने शुरू हुए, इन सब की कहानी हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे। हमारा जो पार्ट 4 होगा उसमें हम 1909 से लेके 1935 तक की कहानी को पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से भारतीयों को शासन में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया गया और किस तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट मजबूत हुआ और किस तरीके से भारत में संविधान के बनने की प्रोसेस स्टार्ट हुई। ठीक। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।